हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर यानी कि विद्युत क्षेत्र का सेकंड पार्ट। इसमें अपन कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखते हैं, देखो, यानी कि पहला न्यूमेरिकल, दो समान द्रव्यमान के गोले कैपिटल ए व कैपिटल बी है। अब यदि ए को धनात्मक आवेश से, ए को कौन से आवेश से यानी कि धनात्मक आवेश से व बी को ऋणात्मक आवेश से प्रदर्शित कर दिया जाए तो इनके द्रव्यमान में संपर्क बताइए। तो आप देखिए, ये दो गोले हैं ए और बी, दोनों गोलों का द्रव्यमान समान है, दोनों गोलों का द्रव्यमान समान है। तो अब देखिए आप यहाँ पर ए को धनात्मक आवेश से प्रदर्शित करना है, ए को धनात्मक आवेश से प्रदर्शित करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ए का द्रव्यमान घट जाएगा और बी को ऋणात्मक आवेश से प्रदर्शित करेंगे, अतः बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक आवेश आने पर यानी कि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इस कारण इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, अतः बी का द्रव्यमान अधिक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका द्रव्यमान अधिक होता है, किसका द्रव्यमान अधिक होता है, यानी कि SI प्लस 2 और SI प्लस 4। तो आपको ये बताना है कि किसका द्रव्यमान अधिक होता है। तो आप देखिए SI, इसने कुछ भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, SI प्लस यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसका द्रव्यमान और कम हो गया, और इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसका द्रव्यमान और कम हो गया। अतः सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होगा, SI का। किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, SI का। किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, SI का। फिर देखिए किसका द्रव्यमान सबसे कम होता है, किसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे कम द्रव्यमान किसका है, तो आप यहाँ देखिए किसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। तो ये S माइनस और S-2। किसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है। तो आप देखिए इसमें इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, S माइनस, यानी कि इसका द्रव्यमान बढ़ गया और इसका द्रव्यमान और बढ़ गया। तो सबसे कम द्रव्यमान किसका है, यानी कि S का। तो आंसर क्या होगा, यानी कि S, सल्फर का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। देखिए आप आगे अगला टॉपिक लेते हैं, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक। तो आप देखिए SI पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, SI पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तथा CGS पद्धति में आवेश का मात्रक स्थिर विद्युत मात्रक यानी कि ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है, तथा आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम होता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम होता है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU बराबर 1/10 एब कूलाम। फिर आप देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक यानी कि 1 फैराडे बराबर
1 फेराडे बराबर 96,500 कूलाम। आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र यानी कि देखिए आप m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, a की पावर 1 होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ, तो यहाँ पर आवेशन की निम्न विधियाँ हैं। तो देखिए आप सबसे पहले आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ। तो आवेशन की यहाँ पर 3 विधियाँ हैं। नंबर 1 देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर 2, चालन द्वारा आवेशन। नंबर 3 देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आवेशन की यहाँ पर 3 विधियाँ कौन कौन सी है? घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, चालन को अन्य नाम से यानी कि किस किस नाम से जाना जाता है? स्पर्श, स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले विधि की बात करते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन, तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर यानी कि 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर, 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, यानी कि एक कोई साइंटिस्ट हुए हैं तेल्स, इन्होंने क्या किया, एक कांच की छड़ ली ए, उसे रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आ जाता है। फिर क्या किया, यानी कि ये एक कांच की छड़ है, अब एक अन्य और कांच की छड़ ली बी, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ा, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ा, और इस कांच की छड़ बी ए के पास ले गए, इस कांच की छड़ ए के पास ले गए, इस बी छड़ को, इस बी छड़ को कांच की छड़ ए के पास ले गए, तो दोनों छड़ें प्रतिकर्षित करती है, दोनों छड़ें क्या होती हैं? प्रतिकर्षित करती है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि दोनों छड़ें आवेशित हो जाती है। तो यहाँ पर यानी कि कांच की छड़ धनात्मक आवेश से और रेशम का कपड़ा ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो जाता है।
इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट विधि की बात करते हैं, चालन द्वारा आवेशन या प्रेरण द्वारा आवेशन, दूसरी विधि की बात करते हैं अपन यहाँ पर, चालन द्वारा आवेशन। दूसरी विधि कौन सी है? चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। तो देखिए आप यहाँ पर चालन द्वारा आवेशन, तो चालन द्वारा आवेशन में, चालन द्वारा आवेशन, तो इसमें देखिए आप संपर्क में स्थित, संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में, संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में चालन द्वारा आवेशन, यानी कि संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेश स्थानांतरण को संपर्क द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी कि संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेश स्थानांतरण को संपर्क द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहा जाता है। अब देखिए आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ ये दो चालक वस्तुओं पर विचार करते हैं। ये दो चालक वस्तुएं हैं जो दोनों चालक वस्तुएं कुचालक स्टैंडों पर स्थित है, जिनमें से एक चालक वस्तु अनावेशित और दूसरी चालक वस्तु आवेशित। अब दोनों चालक वस्तुओं को स्पर्श कराएंगे, यानी कि दोनों चालक वस्तुओं पर अपन विचार कर रहे हैं यहाँ पर, जिनमें से एक अनावेशित और दूसरी क्या है? आवेशित। अब दोनों को क्या कर रहे हैं? स्पर्श करा रहे हैं। दोनों चालक वस्तुओं को क्या कर रहे हैं? स्पर्श करा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों चालक वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है, यानी कि एक आवेशित वस्तु से दूसरी, यानी कि एक आवेशित वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि अनावेशित वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। तो ये यानी कि यहाँ पर एक चालक वस्तु से आवेश का स्थानांतरण दूसरी चालक वस्तु में कब तक होता है? जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट चित्र देखते हैं।
अतः दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर, यानी कि ये दो चालक वस्तुओं पर विचार किया अपन ने, जिनमें से एक अनावेशित है और दूसरी धनावेशित है। अब क्या करते हैं, दोनों को स्पर्श कराते हैं तो यहाँ पर आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश का स्थानांतरण होता है किसके कारण? अपने स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण, चाहे धन आवेश हो या ऋण आवेश हो। ठीक, उसके बाद में, और ये आवेश का स्थानांतरण कब तक होता है? जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं और दोनों चालक वस्तुएं क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट विधि की बात करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरी विधि, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति से आवेशित कर दिया जाए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो देखिए आप यहाँ पर, इसमें अपन बात करेंगे, यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन में यहाँ पर देखिए आप, यदि कोई यानी कि यदि कोई उदासीन वस्तु, ये देखिए आप यहाँ पर, ये कोई उदासीन वस्तु है और आप जानते हो उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये उदासीन वस्तु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। जब इस उदासीन वस्तु के समय, यानी कि ये अनावेशित धातु की गेंद है, ये एक कुचालक स्टैंड पर स्थित है, इस उदासीन वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है? प्रोटॉन हैं। तो जब इसके पास आवेशित वस्तु लाई जाती है तो ये आवेशित वस्तु की समान प्रकृति के आवेश को तो क्या करती है? यानी कि प्रतिकर्षित करती है, और विपरीत प्रकृति के आवेश को ये आकर्षित करती है इस उदासीन वस्तु में। तो यानी कि ये माइनस वाले आवेश को क्या करेगी? ये आवेशित वस्तु क्या करेगी? आकर्षित करती है। और प्लस आवेश को क्या करती है? ये प्रतिकर्षित करती है। यानी कि इस उदासीन वस्तु में दो किनारे बन जाते हैं। एक, यानी कि पास आवेशित वस्तु के पास वाला किनारा ऋण आवेशित और दूर वाला किनारा धन आवेशित हो जाता है। अब भूसंपर्कित करने के बाद में क्या होता है? इस आवेशित वस्तु की प्रकृति का आवेश पृथ्वी में चला जाता है और इस उदासीन वस्तु में अब कौन सा आवेश बच जाता है? ऋण आवेश बच जाता है। अब भूसंपर्कित के बाद देखते हैं, यानी कि ये ऋण आवेश, और जिसे अपन आवेशित वस्तु को हटाते हैं तो ये इस चालक वस्तु में ये ऋण आवेश समान मात्रा में वितरित हो जाता है। अतः उदासीन वस्तु भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि किसी भी वस्तु को विपरीत प्रकृति से आवेशित करना है, किसी वस्तु को विपरीत प्रकृति से आवेशित करना है, आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति से आवेशित करना है, तो कौन सी विधि उपयोग में लेंगे? यानी कि प्रेरण विधि। और उसके बाद में समान प्रकृति से आवेशित करना है, किसी चालक वस्तु को समान प्रकृति से आवेशित करना है तो कौन सी विधि यूज में लोगे? यानी कि कौन सी विधि? यानी कि चालन विधि। अब आगे बात करते हैं विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी। क्या होता है विद्युतदर्शी? विद्युतदर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? देखिए आप, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की प्रकृति एवं आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है।
इसकी सहायता से विभवांतर की माप भी की जा सकती है। यानी कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा एवं प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। इसकी सहायता से विभवांतर की माप भी की जा सकती है। यह एक अत्यधिक संवेदी है। अब देखते हैं यहाँ पर विद्युतदर्शी का नामांकित चित्र। चित्र अनुसार देखिए आप, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में एक कांच का जार होता है। ठीक, ये कांच का जार है जिसमें धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है। धात्विक छड़ के ऊपरी सिरे पर, ये ऊपरी सिरा है, यहाँ पर धात्विक डिस्क लगी होती है तथा निचले सिरे पर 2 स्वर्ण पत्तियां लगी होती है। ये धात्विक छड़, ये स्वर्ण पत्तियां, ये कॉर्क, ये धात्विक डिस्क, और यहाँ पर एक आवेशित वस्तु इस धात्विक डिस्क के संपर्क में लाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यानी कि चालन क्रिया द्वारा, यानी कि देखिए आप, समान प्रकृति का आवेश इस धात्विक छड़ में स्थानांतरित होता है और ये आवेश स्वर्ण पत्तियों पर भी आ जाता है, जिसके कारण ये पत्तियां फैल जाती है। ठीक, अब देखिए आप उसके बाद में, यदि ये स्वर्ण पत्र पहले से आवेशित है और इसके पास में कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है, तो यहाँ पर इन पत्तियों का फैलाव, यानी कि ये पत्तियाँ और अधिक फैल जाती है और इन पत्तियों का फैलाव इस बात का संकेत देता है कि ये इन पर स्वर्ण पत्तियों में उपस्थित आवेश और जो आवेशित वस्तु लाई जा रही है उस पर आवेश समान प्रकृति का होता है। और यदि विपरीत आवेशित वस्तु लाई जाती है पहले से आवेशित विद्युतदर्शी के पास, तो ये पत्तियाँ क्या होती है, सिकुड़ जाती है। ठीक, फिर